वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और यही वाला वेलकम मेरे ख़्याल में शोज़ वाला ही रह गया है, क्योंकि बाकी तो ज़िंदगी में जो दरवाज़ा खोलो वहाँ से महंगाई निकल के भाग आती है बाहर। और पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी आपने देख लिया, आए रोज़ आपको पता चलता है कि जी यूटिलिटी बिल्स में इजाफा हो रहा है, कभी बिजली में, कभी गैस में, कभी कोई नया टैक्स लग गया। डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस की एक बात ये है, आज मैंने किसी की पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे जिसने ये कहा कि सैलरीड क्लास से ये जो फिस्कल ईयर है, क्योंकि वैसे तो हमारा साल जनवरी और दिसंबर तक का होता है, लेकिन फिस्कल ईयर जुलाई टू जून होता है। सो ये जो फिस्कल ईयर है इसमें जो टैक्स दिया गया है वो 26.3 बिलियन है। और ये कलेक्शन सैलरीड क्लास की मैं बात कर रही हूँ, सैलरीड क्लास से जिनकी तनख्वाहें हैं, क्योंकि एट सोर्स भी टैक्स कट जाता है, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देने से पहले टैक्स काट लेता है या जिस तरह से भी है, तो उनका ये 26.3 बिलियन की कलेक्शन हुई है, जो कि 200% ज़्यादा है उन लोगों से जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं या जो इससे ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं है। क्या ये बात सही है या नहीं? और इसके अलावा जितनी महंगाई है और महंगाई हो रही है और जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस हो रहे हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खाकान नजीब साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहिबा। जी, सो खाकान साहब ये बताइए कि ये जो कलेक्शन आज ये जो किसी ने लगाया है और उसने कहा है कि ये 200% ज़्यादा है, यानी जो सैलरीड क्लास है उनसे जो टैक्स कलेक्शन हो रही है वही ज़्यादातर, क्योंकि वही हर साल उसका ही परसेंटेज बढ़ जाती है, स्लैब में चेंजेस आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए दुश्वारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है, जिसको जो चीज़ इस्तेमाल करनी है इनडायरेक्ट टैक्स देगा, लेकिन टैक्स नेट में वो बड़ी मछलियाँ जिनको आना चाहिए वो अब तक नहीं है और सारा बोझ सैलरीड क्लास उठा रही है। क्या ये सही है? नुसरत साहिबा, आपने ये तय किया हुआ है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो आप पूरे मुल्क से 4 अरब रुपया कलेक्ट करते हैं। अब जी। आप सोचिए कि पूरा मुल्क जिसका 22% से ज्यादा एग्रीकल्चर है, उससे हम जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो 4 अरब रुपया है। ये बात दुरुस्त है कि सारा बोझ जो है डायरेक्ट टैक्सेशन का ज्यादा हद तक वो सैलरीड क्लास पर है। अब आपने ये तय किया हुआ है कि 22 लाख रिटेलर है मुल्क में, उसमें से 30,000 रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड है। 22 लाख में से 30,000 रजिस्टर्ड है। जी। अच्छा, अब Oh आप my आगे चलिए। God! अब आपने ये तय किया हुआ है कि आप ऐसे कीजिए कि आप अपने जो भी फेवरेट इलाका, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, जहां आप खरीदना चाहते हैं प्लॉट खरीद लीजिए। उसके बाद उसको 5-6 साल होल्ड कीजिए, और जब आप उसको 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचेंगे तो उस 1 रुपए पे हम आपसे, जो कि आपका मुनाफा है, वो आपका काम है, और उससे हम एक मिनिमल सा टैक्स लेकर आपको फारिग कर देंगे। बल्कि जो सैलरी वाला है वो 20 से 30% टैक्स दे रहा होता अगर वो ये मुनाफा 1 रुपए का कमा रहा होता। कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें आपने तय की हुई हैं कि आपने रखने ही ऐसे हैं। जब तक आप ये अपना तयशुदा फॉर्मूला चेंज नहीं करते और ये इस तरफ आते नहीं हैं कि आपके एक अंडर कलेक्शन है स्पेशली एरियाज में जिनको आप टारगेट नहीं कर रहे, और आपने कुछ एरियाज को वैसे ही बाहर रखा हुआ है, तो ये बोझ इन पर इसलिए है कि आप आसानी से इनसे टैक्स काट सकते हैं। जब आपकी सैलरी आती है तो आपका जो चैनल है पहले वो टैक्स काटता है और आपको सैलरी देता है। सो दैट्स द इजीएस्ट टू डू। ये है इस वक्त पोजीशन, ये कलेक्शन हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो हमारी काबीना है और जो बाकी तमाम लोग हैं, इतने इंसेंटिव्स उनको मिले हुए हैं, टैक्स डिडक्शंस भी मिली हुई हैं, तो हमारे पास तो टैक्स की वो नुमाइंदगी ही नहीं हो रही। जिस तरह की लेविश लाइफ स्टाइल हमारे लोग गुजार रहे हैं यहाँ पर, उनकी बात कर रही हूँ जो खास तौर पे हुकूमत में मौजूद है या ब्यूरोक्रेसी में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक तो ये रिफॉर्म करना है, पर जो इससे ज्यादा जरूरी रिफॉर्म हो गया है वो है कि आपके आखिर खर्चे क्या हैं, वो खर्चे किस किस मद में इस्तेमाल हो रहे हैं और उनमें क्या ठीक करने की गुंजाइश है। इसमें मैं सबसे ज्यादा एक रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक एग्जांपल ये दिया करता हूं कि 17 ऐसी वजारतें हैं इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। वो क्या हैं? ज़कात, उशर, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। अब ये सारा काम जो है ये फेडरल लेवल से डिवॉल्व हो चुका है टू प्रोविंशियल लेवल। तो आपको कोई भी एजुकेशन की मिनिस्ट्री या हेल्थ की मिनिस्ट्री रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपका काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप इस मद में
पैसे दे चुके हैं अंडर द एनएफसी टू द प्रोविंसेस, और चूंकि आप वो पैसे दे चुके हैं और ये पैसे 400-450 अरब रुपया सालाना का है जो इस पे खर्च किया जा रहा है, तो आप इनमें से निकलेंगे तो हुकूमत का साइज, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि एक ब्लोटेड हुकूमत है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो आपकी दूसरी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मुल्क ये प्राइस की चेंजेस से ठीक नहीं होना। ये मुल्क जो है जिन पे टैक्स लगा हुआ है उन पे टैक्स लगाकर ठीक नहीं होना। आपको बैक टू बेसिक्स जाकर पाकिस्तान की सर्जरी शुरू करनी पड़ेगी। एस्प्रिन का काम खत्म हो चुका है इस मुल्क में, अब वो सर्जरी करने की सलाहियत पैदा कीजिए। इनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर्जरी के, और ना ही तालीम है। अगर है भी तो वो जंगशुदा है, इस वजह से ऑपरेशन हो नहीं सकता। जो होमवर्क है या जो रिसर्च वर्क है हमारे पास, तो उसका भी आगाज़ नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाने के बाद भी हमें तो साल लगेंगे। अभी आप देखिए, कल हमने खबर सुनी कि पेट्रोल की प्राइसेस एकदम बढ़ा दी गई हैं। सैलरीज और इनकम्स तो लोगों की उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह से पेट्रोल बढ़ रहा है, जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी तो मुश्किल होती चली जा रही है। यहाँ तो हर चीज़ का हल यही है कि टैक्स बढ़ा दो और पैसे बढ़ा दो। सो बात ये है कि एनर्जी जो है और जो एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं, एडमिनिस्ट्रेड कीमतों से मतलब ये है कि एनर्जी की जितनी कीमत है, पेट्रोल, डीजल यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इन तीनों का जो इवेंचुअल तयन है वो स्टेट के पास है। यानी कि रेगुलेटर भी कर रहा है और फिर गवर्नमेंट उसमें अपने टैक्सेस ऐड कर रही है, लेवीज ऐड कर रही है और कहीं पे सब्सिडी दे रही है। अब ये सारा निज़ाम जो है चला भी कौन रहा है? अनफॉर्चुनेटली हुकूमत चला रही है। ये जब तक पूरा नुसरत साहिबा इकोसिस्टम नहीं ठीक होगा, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि अगर आप बिजली की कीमत कम करना चाहते हैं तो वो एफिशिएंसी लाकर कम होगी, जनरेशन कॉस्ट कम करके कम होगी। ये काम पब्लिक सेक्टर में आप कर रहे हैं, डिस्कोस भी चला रहे हैं, जनरेशन कंपनीज तो भी चला रहे खाकान हैं। साहब, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली ये तो साल की हुकूमतें हैं और साल की सियासतें हैं। ये तो ख़ानदानी मौरूसी सियासतें हैं। इनको तो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा कहीं पता होगा। अगर मेरी चीज़ एक ले मैन की हैसियत से ये सब मुझे समझ में आता है, तो हुकूमत में आने वालों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो यही नारा लगा के आते हैं। और पीडीएम ने भी यही कहा था जब इक़्तिदार हासिल किया कि जी आवाम तो बहुत बेचारी परेशान है, ये तो मर रहे हैं लोग, हमें आने की ज़रूरत है और हमारे पास पूरा प्लान है, हम सब सही कर देंगे। वो प्लान का पी भी नहीं है किसी के पास। नुसरत साहिबा, can I be honest with you? I don't think we have a Pakistan plan. I don't think we have a Pakistan plan. पाकिस्तान का इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है वो है IMF का वो डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जिस पे सारे मुल्क का दारोमदार है। कल पेट्रोल की कीमत की तब्दीली का भी दारोमदार उसी डॉक्यूमेंट पे था। आई थिंक सम डे वी नीड टू सिट डाउन, उसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहें, आप चार्टर ऑफ एनर्जी कहें, चार्टर ऑफ एग्रीमेंट कहें, पाकिस्तान प्लान जो है उसको लिखना पड़ेगा। और उसको एक हाई लेवल पे नहीं लिखना पड़ेगा, आपको उसको बेसिक लेवल पे लिखना पड़ेगा और उसकी फिर आपको एक नैरेटिव बिल्डिंग पाकिस्तान में करनी पड़ेगी और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि 5 साल में हम ये चीजें इस सेक्टर में, ये चीजें इस सेक्टर में करना चाहते हैं। आपने जो बात की ना कि आपको भी मालूम है, सो आई थिंक लेट्स गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक इन द मीडिया और पीपल जो इसकी बात बेसिक्स की करते हैं। ना कि देखिए, मैंने तो कभी भी मीडिया पर आकर कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं की और मैं कह दूं कि ऐसा है ऐसा। मैं तो हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि एक चीज देखिए, उसके इलाज की नौयत देखिए और उस इलाज को कीजिए। क्योंकि हम उस इलाज की नौयत देख के इलाज नहीं कर रहे तो इलाज हो नहीं रहा है। अब इस तकलीफ से निकलने के लिए शॉर्ट टर्म में लोगों को सिर्फ हमेशा ये कहा जा सकता है कि अपना ही तर्ज अमल, अपना ही तर्ज जिंदगी ऐसा कीजिए कि खर्चे कुछ कम हो, कुछ थोड़ी सी इनकम बढ़े। मैं इनकम पे एक क्विक कमेंट ये कर दूं, लोग कहते हैं लेके जी अब हम नई नौकरी ढूंढे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मेरा बेटा मैट्रिक किए हुए है तो मैं उसे कहूं यार तू शाम को 8वीं जमात के किसी भी तालिब इल्म को एक ट्यूशन दे दे, चाहे वो 100 रुपए ही आपको दे, तो वो आप वो ट्यूशन दे दो। इससे आपकी भी तरबियत बेहतर होगी और थोड़ी सी इनकम भी घर में बन जाएगी। सो यू नो, यही बात।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपका फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बहुत शुक्रिया। और यही हमारे पास हालात हैं। हर रोज़ प्रोग्राम के ज़रिए जब मैं आपको बता रही होती हूँ तो मैं भी उसी कश्ती में सवार हूँ जिसमें आप सवार हैं, और हमारी इस कश्ती का नाम पाकिस्तान है। लेकिन इस कश्ती का जो कैप्टन है वो ये नहीं सोच रहा कि इसको आगे कश्ती को कहाँ लेकर जाना है, या ये क्या कहाँ जाएगी, कौन सा रुख होगा, हवाओं का रुख कहाँ अच्छा है, मुनासिब है, नहीं है, आगे किस तरह के चैलेंजेस हैं या नहीं है। तो बस देखते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसे लोग हम पे हुक्मरानी करेंगे जिनके पास कोई प्लान होगा और जिनकी नीयत ये होगी कि उस प्लान को पूरा करके वो हमारे मुल्क का कुछ उसके लिए बेहतरी कर सकें। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद अपने गुर्दों की बेहतरी कैसे होगी, अपना तो ख्याल रखें। अगर हम कुछ ख्याल रखेंगे तो आगे कुछ हो सकेगा। तो उसके लिए आपने कॉल्स भी करनी है, सवालात भी पूछने हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।